विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके संबंध में, इसके अंगों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसके अंग महासभा, सुरक्षा परिषद के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया और तीसरा इसका अंग न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऑर्गेनाइजेशन और इसके रोल के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। मित्रों, विद्यार्थियों, न्यास परिषद की संगठन और भूमिका के संबंध में हमने न्यास सिद्धांत का उद्भव 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंडों पर अपना क्रूरतम शासन स्थापित कर रखा था। किसने कर रखा था? यूरोपीय उपनिवेशीय राष्ट्रों ने। और इन पराधीन राष्ट्रों के लोगों के साथ तरह तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन पराधीन प्रदेशों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और स्वशासन की प्राप्ति के लिए मुक्ति आंदोलन शुरू किया। ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहां के लोग अभी तक पूरी तरह स्वशासन को, स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति के सिद्धांत के द्वारा ये लागू किया जाएगा कि इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। और इसी पद्धति का अंतिम उद्देश्य भी यही होगा कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता को प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासन भार खुद वहन कर सकेंगे। न्यास परिषद के उद्देश्य और न्यास पद्धति के इतिहास के संबंध में पिछली वीडियो में हमने चर्चा की। न्यास पद्धति के जो प्रदेश हैं उसके संबंध में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूएनओ के चार्टर में न्यास पद्धति के आने वाले 2 प्रकार के पराधीन प्रदेशों का वर्णन है। पहला, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों के अधीन और इनके साम्राज्यों के विविध प्रदेश, विभिन्न प्रकार के प्रदेश, और इन्हें स्वशासन नहीं करने वाले प्रदेश कहा जाता है। और इसके संबंध में चार्टर में केवल सामान्य सिद्धांतों का ही वर्णन है और इन पर शासन करने वाली शक्तियों पर संघ का इसके अतिरिक्त और कोई नियंत्रण नहीं है। और ये इसके संबंध में कुछ सूचनाएं संघ को दे। मित्रों, विद्यार्थियों, न्यास प्रदेश के ये 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के भागों में विभाजित हैं। मैंडेट के अधीन प्रदेश, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए प्रदेश, और तीसरे अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। अभी तक किसी भी देश ने अपने अधीन किसी क्षेत्र को संघ को सौंपने की उदारता प्रदर्शित नहीं की है। राष्ट्रसंघ के मैंडेट वाले प्रदेशों में साउथ अफ्रीका के यूनियन ने अब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को तीव्र आलोचनाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति के अंतर्गत प्रदान करना स्वीकार नहीं किया है। न्यास पद्धति के अंतर्गत प्रारंभ में मित्रों 11 प्रदेश थे और उनके संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे कि पहला प्रदेश न्यू गिनी और इसका प्रशासक देश ऑस्ट्रेलिया था।
दूसरा न्यास प्रदेश रुवांडा उरुंडी था और इसका प्रशासक देश बेल्जियम था। तीसरा न्यास प्रदेश फ्रेंच कैमरून है, इसका प्रशासक देश फ्रांस है। चौथा न्यास प्रदेश फ्रेंच टोगोलैंड है और इसका प्रशासक देश फ्रांस है। पांचवा न्यास प्रदेश पश्चिमी समोआ है और इसका प्रशासक देश न्यूजीलैंड है। तीन और प्रदेश टांगानिका, ब्रिटिश कैमरून और ब्रिटिश टोगोलैंड, इन तीनों न्यास प्रदेशों के भी प्रशासक देश ग्रेट ब्रिटेन है। चौथा न्यास प्रदेश नीरू है और इसका प्रशासक देश ऑस्ट्रेलिया है। 10वां न्यास प्रदेश प्रशांत महासागर के द्वीपों का फैला हुआ प्रदेश और इसका प्रशासक देश यूएसए है। अगला न्यास प्रदेश 11वां सोमालीलैंड है और इसके प्रशासक की जिम्मेदारी इटली के पास है। इस प्रकार से मित्रों, विद्यार्थियों, प्रारंभ में जो 11 न्यास प्रदेश थे उनके जो प्रशासक देश हैं उन पर हमने चर्चा की। अब हम न्यास परिषद का जो संगठन है, संगठन किस प्रकार से होता है उसको हम जानना चाहेंगे कि जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्रिटेन है। ये बात अभी हमने जानी समझी। दूसरा, इसका संगठन इस प्रकार से भी होता है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, और ऐसे राज्य चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, अब सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य ने ले लिया। तीसरा, उतने दूसरे सदस्य जितने न्यासीय प्रदेशों का शासन प्रबंध चलाने वाले और नहीं चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त हो, ऐसे सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है और निर्वाचित सदस्य अपनी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद ही फिर निर्वाचित हो सकता है। इस प्रकार न्यास परिषद के आज 12 सदस्य हैं, जिसमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य। मित्रों, विद्यार्थियों, न्यास पद्धति के प्रदेश और संगठन के बाद हम इसके न्यास परिषद के जो कार्य हैं उन पर चर्चा करना चाहते हैं। न्यास प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती। प्रथम कार्य। दूसरा, न्यास परिषद का कार्य इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्ट की जांच करना और उन पर विचार करना। अगला कार्य है इसका इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, एप्लीकेशन पर विचार करना और सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यासी प्रदेशों का दौरा करना। इसके साथ न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, डिसीजन साधारण बहुमत से होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक वोट ही होता है। इस बात से तो आप वाकिफ हैं। न्यास परिषद स्वयं अपने कार्य संचालन के लिए खुद ही नियम बनाती है और जिसमें अध्यक्ष के चुनाव का ढंग भी सम्मिलित है। मतलब अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होगा, इस प्रकार की व्यवस्था भी इसमें है। आपको मालूम है कि वर्ष में साधारणतः 2 अधिवेशन होते हैं, जिनमें पहला जून के अंतिम पक्ष में और दूसरा नवंबर के उत्तरार्ध में। लेकिन आवश्यकता अनुसार विशेष अधिवेशन न्यास परिषद तथा महासभा के प्रस्ताव के अथवा सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इन समस्त चर्चा के पश्चात अब हम न्यास व्यवस्था और मैंडेट व्यवस्था की तुलना करना चाहेंगे। न्यास व्यवस्था की तुलना राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित मैंडेट व्यवस्था से करना उचित भी होगा, प्रासंगिक भी होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो न्यास व्यवस्था है
वो राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था के समान एक चमकीला धोखा है। इस संबंध में सुमो महोदय कहते हैं कि न्यास व्यवस्था नई वास्तविकता ना होकर औपचारिकता ही अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यास व्यवस्था कोई नई वास्तविकता नहीं है, मात्र एक औपचारिकता से ही के साथ ही है। रॉल्फ जेब बुंचे कहते हैं न्यास व्यवस्था एक विस्तृत क्षेत्र रखती है तथा इसमें अधिक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल संभव है, नियंत्रण संभव है। इस प्रकार दोनों परिस्थितियों में यदि हम इनकी तुलना करना चाहें तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम न्यास प्रणाली का चूंकि क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है और मैंडेट प्रणाली केवल जर्मनी और टर्की से छीने गए प्रदेशों तक ही सीमित थी, लेकिन न्यास पद्धति ने केवल शत्रु से छीने गए प्रदेशों के लिए अपितु स्वशासन न करने वाले पराधीन और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का शिकार बने सभी क्षेत्रों पर लागू होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यास पद्धति, न्यास प्रणाली यह मैंडेट प्रणाली से ज्यादा अधिक व्यापक है, विस्तृत है। जहां मैंडेट प्रणाली जर्मनी और टर्की से छीने गए प्रदेशों तक ही सीमित थी, वहां पर न्यास पद्धति उन सभी पराधीन देशों, उन सभी स्वशासन नहीं करने वाले देशों तक, पराधीन देशों तक, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार बने सभी क्षेत्रों पर लागू होती। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यास प्रणाली मैंडेट प्रणाली से ज्यादा विस्तृत है। दूसरी, न्यास व्यवस्था में न्यास प्रदेशों पर शासन करने वाली शक्तियों पर मैंडेट प्रणाली की अपेक्षा अधिक कड़ा निरीक्षण। जहां मैंडेट प्रणाली में मैंडेट कमीशन को ना तो मैंडेट वाले प्रदेशों में जाकर निरीक्षण करने का अधिकार था, ना ही वे मैंडेट के संबंध में किसी प्रकार के प्रार्थना पत्रों पर विचार कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यास व्यवस्था में जहां उसके अधिकार क्षेत्र न्यास व्यवस्था के प्रशासन करने वाले देशों को ज्यादा अधिकार सौंपे गए हैं, वहीं पर मैंडेट व्यवस्था में न्यास व्यवस्था की तुलना में उसे अधिकार कम है। जहां न्यास पद्धति में परिषद आवेदन पत्र ले सकती है, सुन सकती है, प्रार्थना पत्रों पर विचार कर सकती है और यहां तक कि अपने निरीक्षण मंडल को भेज भी सकती है, जबकि मैंडेट व्यवस्था में इस प्रकार के निरीक्षण का अधिकार मैंडेट शासन करने वाले देशों को नहीं था। तीसरा इसका जो अंतर है, मैंडेट प्रणाली विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित करने का आवरण मात्र थी, जबकि न्यास पद्धति में स्वशासन का सुस्पष्ट विचार और शासन करने वाले देशों का यह दायित्व बताया गया है कि वे अपने प्रदेशों को स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए समर्थ और योग्य बनाए। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यास पद्धति के अंतर्गत जो प्रदेश हैं, न्यासी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की विकासात्मक कार्य वहां पर करवाए जाते हैं ताकि अपने वो खुद के देश का शासन संभाल सके। वहां अपने अधिकारों को और स्वतंत्रता को लेकर वहां के लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है और न्यास प्रदेश के प्रशासक का यह दायित्व है कि वहां के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता की जानकारी देकर उनको इस योग्य बनाना कि वो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होकर अपने देश का शासन खुद संचालित कर सके, और जब वो इस योग्य हो जाए तब उनको उनकी देश की स्वशासन का, उनके देश की शासन करने का अधिकार उन्हें सौंप दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था न्यास पद्धति में रखी गई है, जबकि मैंडेट वाली व्यवस्था में इस प्रकार की पद्धति, इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती। मित्रों, विद्यार्थियों, न्यास व्यवस्था तथा मैंडेट व्यवस्था की तुलना की इस कड़ी में आज की वीडियो यहीं पर, और अगली वीडियो में हम पुनः न्यास व्यवस्था और मैंडेट व्यवस्था के जो और भी तुलनात्मक बिंदु रह गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही न्यास परिषद का जो हमने विस्तार से इसको जाना है, समझा है, उसका मूल्यांकन करेंगे और
इसके बाद इसका अगला अंग सचिवालय पर विस्तार से, सेक्रेटरीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।